हेलो दोस्तों, कल हमने रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई रिच डैड पुअर डैड पुस्तक के प्रस्तावना के बारे में चर्चा की थी। आज उसके अध्याय 1 को शुरू करने जा रहे हैं और इसे शुरू करने से पहले आपने प्रस्तावना वाली ऑडियो नहीं सुनी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और वहां से आप सुन सकते हो। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं अध्याय 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? ये सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटी, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिम्मी की मम्मी अपनी नई कैडिलक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट पर वाले घर पर जा रहे थे। जिम्मी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यह कहा कि हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा? डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ, बिल्कुल ऐसा, मैंने दर्द भरी आवाज़ में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगी। मैं उनके जवाब का इंतज़ार करता रहा। यह 1956 की बात है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग, डॉक्टर, बिजनेसमैन और रैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास से 6ठी क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता जहाँ मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। मुझे पता था कि क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ या इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। एक साझेदारी हुई। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपनी डैडी की बातें बताई। जहाँ तक मुझे याद है कि उस स्कूल में मैं और माइक ही 2 गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी तरह ही था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी और इसी तरह हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के स्कूल नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिलें और हर चीज़ नई होती थी। मम्मी और डैडी ने मुझे ज़रूरत की सभी चीज़ें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चे के करने के लिए ज़्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा। लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? वह राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन ब्रेपिक बच्चों के बारे में बातें करते थे जो जिम्मी के समुद्र तट वाले घर पर मज़े कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, परंतु यह चोट अच्छी थी क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसे कैसे कमाए जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंध गई। यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाके में दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाजे पर दस्तक देते और पड़ोसियों से कहते कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख ले। हैरत से हमें देखते हुए ज़्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा, हम
आपको यह नहीं बता सकते, यह एक बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते हुए मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी, एक पूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थी। हमारे इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट की ट्यूब की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तुड़े और इस्तेमाल किए गए टूथपेस्ट ट्यूब को देखते देखते वे उब गई थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं यह नहीं सुनना चाहता कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इसी कचरे को साफ कर दो या मैं इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें यह बताया कि जल्द ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वे अपनी टूथपेस्ट की ट्यूब्स ख़त्म कर लें, और माँ ने हमें एक हफ्ते की मोहलत और दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था। हमारे वेयर हाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि वह पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी ख़त्म करने के लिए कहे और साथ में यह भी जोड़ दे, दांत के डॉक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। ये उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहां 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे देखा। हर जगह बारीक सफ़ेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टून थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल लाल दहकते कोयले के साथ अधिकतम गर्मी पर चल रहे थे। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए। चूंकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया ने पोर्च पर करना कर लिया था, इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयले के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब में नहीं आते थे, ट्यूब शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वह पिघल कर द्रव रूप में आ सके। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे छेद वाले दूध के कार्टून में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टून में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफ़ेद पाउडर प्लास्टर ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था। पूरी ज़मीन ऐसी लग रही थी कि जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ़ का तूफान आया हो। दूध के कार्टून भारी बक्से थे जिसके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस की ट्यूब के ऊपर से छोटे से छेद में डालते रहे। संभल कर मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं। मैंने कहा, हाँ। माइक ने सिर को हिलाते हुए मुस्कुराते हुए, हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है। छोटे हथौड़ों से बनी सील को ठोका जिससे भारी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तो तुम लोग जस्ते के सिक्के ढाल रहे थे? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था। हम पैसे बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट के ट्यूब्स के बक्से के साथ सफ़ेद धूल में लिपटे हुए 2 बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी शब्द का मतलब समझाया। हमारे सपने धराशायी हो गए थे। तो आपका मतलब है कि गैरकानूनी है? माइक ने कांपती आवाज़ में पूछा।
छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हो। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, यह गैरकानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि तुमसे बहुत ज़्यादा रचनात्मक और मौलिक विचार है। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अटाला साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं, हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने यह कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब अभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं कि हमने कुछ किया। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूँगा, आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। यह शब्द सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों? डैडी आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा, क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में मैं यह नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं पलटे और अपने सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो तो अमीर कैसे बनना होगा यह तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपनी डैडी से यह सवाल पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी से कहा, हाँ तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया, तुम्हारी डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार यह बताया कि पैसा बनाने के तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरे डैडी? माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा, फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का यह मतलब नहीं होता है कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं। डैडी ने जवाब दिया, जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं है। वे कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग है माइक, ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाज़ है कि कुछ ही सालों में बहुत अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह से हमने अपने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या यह है कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयरहाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की श्रृंखला और 3 रेस्तरां थे। रेस्तरां के कारण ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती है। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वह अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे कि कितनी देर से घर लौटे, और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वह अपने डैडी के पास बात कर लेगा वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी देर क्यों ना हो जाए। फ़ोन रात को 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी और सबक शुरू हुए। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा। 1956 की तनख्वाह के हिसाब से भी 10 सेंट प्रति घंटे का वेतन कम था। माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज़्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहा था।
माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फ़ोन पर हैं और उन्होंने कहा कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतज़ार करें। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहाँ इसलिए रखी गई ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वह साफ थी, पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। जब मैं संकरी लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा था। वहाँ पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी। निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर दो महिलाएं बैठी थी जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज़्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए हुए थे, परंतु उनमें स्टार्च नहीं किया गया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी, शायद 45 साल। जब मैं और माइक उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए, वहाँ से पोर्च का रास्ता था, तो वे मुस्कुराए। मैं भी जवाब में शर्माकर मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। पूछा व्यक्ति उनके वेयर हाउसों को संभालता है और महिलाएं रेस्तरां की मैनेजर है। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को देखा ही होगा, यहाँ से 50 मील दूर तक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है, वह तुम्हारे आने के पहले ही आ चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वह मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने सावधानीपूर्ण उत्सुकता से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहाँ कुर्सी के पिछले 2 पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन सा ऑफर देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्दी ही इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक की डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, आदर के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि हम सो गए थे। तो बच्चों तैयार? माइक की डैडी ने कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे और लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजनी। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। ये लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी ऊर्जा एक सी हो। माइक का कहना था कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, क्या यही सही है रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया। हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि उनके शब्दों और मुस्कुराहटों के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, यह रहा मेरा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ। अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो, इससे मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा ऑफर है, इसे या तो मान लो या फिर लौट जाओ। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी देर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसीलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। माइक की डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर? मैंने कहा। मंजूर? माइक ने कहा। बहुत बढ़िया। माइक की डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगे। उनसे बात करने के बाद मैं तुम्हें
उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज़ को धीमा परंतु सड़क कड़क करते हुए कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी थी। 30 सेंट बाद शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है जो अब बड़े हो गए हैं तथा दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थे। दोनों बच्चों की याद आ जाती है, अब वे बड़े हो गए हैं, दूर चले गए। हालांकि वे दयालु थी, परंतु वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी और इसलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाई रखती थी। वे बहुत कड़क और मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डिब्बाबंद सामानों को शेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें करीने से जमाते थे। यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता था। उनके पास इस तरह के 9 सुपर सेट थे जहां मार्जिन के पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वे 7 से 11 कन्वीनियंस स्टोर्स के शुरुआती संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर जहां लोग टूट, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीज़ें खरीदते थे। समस्या ये थी कि हवाई में एयर कंडीशनर नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते। स्टोर के दोनों ओर दरवाज़ों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती तो उसके साथ धूल का गुबार भी आता हो जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसलिए हम लोगों की नौकरी अभी तक चलती है जब तक कि एयर कंडीशनर नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और हमसे हर एक हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक की डैडी से पैसे कमाना सीखना चाहता हूँ। इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था। स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिसका मैं इंतज़ार कर सकूं, परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचता था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रही हो? मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा था कि जैसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में पूछा। क्या वे मेरे उकता जाने का इंतज़ार कर रहे थे? कुछ माइक ने कहा। मेरे डैडी ज़रा अलग किस्म के हैं। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारी मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतज़ार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे। शनिवार को लाइन में लगकर इंतज़ार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज़ थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता था, ये जानते थे कि मेरे अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि मैं सभी तनख्वाह मांगूं, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर डैडी मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की कोई ज़रूरत नहीं है।
मेरे गरीब डैडी ने झल्लाकर कहा। गरीब शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर से उसी पुराने दरवाजे के अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतज़ार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर ये अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा परंतु मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं अब उन्हीं दोनों महिलाओं के बगल में बैठा था जो मुझे 4 हफ्ते पहले वहीं पर मिली थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गई ताकि मैं बैठ सकूं। 45 मिनट गुजरते गए थे। मैं उबल रहा था। दोनों महिलाएं उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले वहां से जा चुकी थी। एक बूढ़ा सा आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा और फिर वह भी निकल कर चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बात करे। मैं सुन सकता था कि मैं फ़ोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर वे काम कर रहे थे, मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अम्मी डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया और उनके दड़बेनुमा ऑफिस में आ जाऊं। अम्मी डैडी ने अपनी ऑफिस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो ना। हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हो। मैंने लगभग आंसुओं से भीगे स्वर में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक वैश्य का सामना करना बहुत ज़्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूँगा तो आप मुझे पैसे कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया, मैंने कड़ी मेहनत की। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दी है और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है। आप धोखेबाज हैं, जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची हैं, आप केवल पैसे कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारी को बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाया रखा और मेरी ज़रा सी भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। अम्मी डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे खुद झुक गए। अपने हाथों को ठुड्डी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वे मेरा विश्लेषण कर रहे थे। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वे क्या कह रहे थे और इसलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता है कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, अम्मी डैडी ने धीमी आवाज़ में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेट प्रति घंटे में आपकी शिकायत से करूँगा। हमारे देश में बाल श्रम कानून है, आप तो जानते हैं। मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, हमारे डैडी ने कहा। अब तुम उन ज़्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग जिन्हें या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बातें कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मेरे अम्मी डैडी ने शांति से कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया है। इसी बीच आपने सिखाना तो दूर मुझसे कभी बात तक नहीं की। मैंने व्यंग्य भरे अंदाज में कहा। क्या? सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत नहीं होता? अम्मी डैडी ने पूछा। और क्या? मैंने जवाब दिया। इस तरह से मैं स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। परंतु ज़िंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती। और मेरा यह मानना है कि ज़िंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज़्यादातर तक ज़िंदगी आपसे बातें नहीं करती,
यह एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के जरिए ज़िंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। यह आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है। और मैंने अपने आप से पूछा, ज़िंदगी अगर तुझे मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी मुझसे बातें करती है। अब मैं जान चुका हूँ कि मुझे यह काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। पागल था और जिसे ताले में बंद रखने की ज़रूरत थी। अगर तुम ज़िंदगी के सबक सीखते हो तो इसे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ज़िंदगी तुम्हें लगातार धक्का देती रहेगी। लोग दो चीज़ें करते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो ज़िंदगी धक्का दे देती है। परंतु वे धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या पति को। वे यह नहीं जानते कि ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता था कि किस बारे में बातें कर रहे थे। ज़िंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे ज़िंदगी के धोखों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका यह मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अम्मी डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी युवक बन सकते हो। अगर तुम यह नहीं सीखते हो तो तुम ज़िंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौक़ों की उम्मीद करते हो रहोगे जो आए और तुम्हारी पार्थिव समस्या को सुलझा दे। अम्मी डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बात सुन रहा हूँ। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आंखों के बीच संप्रेषण की धाराएं बनने लगी। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नज़रें झुका ली और मैं जान गया था कि वे सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था, जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी। मैं फालतू में ही लड़ रहा था। अम्मी डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप ज़िंदगी के हर थोड़े से तबड़े के सामने हार मान जाते हो। अगर आप इस किस्म के आदमी ही है तो आप ज़िंदगी भर सुरक्षित खेलते रहेंगे, सही चीज़ें करते रहेंगे, किसी ऐसे वक्त का इंतज़ार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बुड्ढे की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपके सिर्फ इसलिए तारीफ़ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी ज़िंदगी सुरक्षित खेल खेलने और उस सही चीज़ें करने में गुजार दी। परंतु यह सच बात है कि आपने ज़िंदगी के थपेड़े के सामने घुटने टेक दिए। आप खतरा मोल लेने की कल्पना तक से डरते थे। हकीकत में आप जीतना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमांच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश नहीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुना। हमारी नज़र एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नज़रें हटाई जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे, मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अम्मी डैडी मुस्कुराए। मैं तो यही कहूँगा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं अब भी गुस्सा था, परंतु अब मेरी जिज्ञासा भी जाग गई थी। अब मैं सीखने के लिए तैयार था। तुम लोग दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया। मेरे पास 150 से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं, पर उनमें से एक ने भी मुझे पैसे कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वे मुझसे नौकरी मांगते हैं, तनख्वाह मांगते हैं, परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते। जो ज़्यादातर लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देंगे और आखिर यह कभी समझ नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किसके लिए काम कर रहे हैं। मेरा पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली ज़िंदगी के करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, परंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि तुम्हें ज़िंदगी के थपेड़े का स्वाद चखा दिया जाए ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेट दिए थे।
तो 10 सेंट प्रति घंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा? मैंने पूछा ये कि आप घटिया हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए ज़ोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नज़रिया बदल लो। मुझे समस्या मत मानो, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग की दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही नहीं बदले। मैं तुम्हें ये बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान है कि हम खुद को बदल लें। मैं तो आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। मैंने कहा, अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो। अमीर डैडी ने अधीरता से कहा, पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट का ही वेतन दिया। मैं तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने मुस्कुराकर पूछा, यही है कि आप घटिया हैं। मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो तुम यह सोचते हो कि समस्या मैं हूँ? अमीर डैडी ने कहा, वो तो आप ही हैं। खैर, इसी तरीके से सोचते रहो और तुम ज़िंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नज़रिया यही कि समस्या में मैं हूँ, तुम्हारे पास क्या विकल्प रह जाते हैं? अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते या मुझे ज़्यादा इज्जत नहीं देते तो मैं काम छोड़ कर चला जाऊँगा। ठीक कहा, अमीर डैडी ने कहा। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वे काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहाँ उन्हें बेहतर मौके और ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मिले। उन्हें यह गलतफहमी होती है कि नई नौकरी या ज़्यादा तनख्वाह से उनकी समस्या सुलझ सकती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है? मैंने पूछा। 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह लेकर मुस्कुराते हुए अमीर डैडी मुस्कुराए। यही बाकी लोग करते हैं। वे यह जानते हुए भी कम तनख्वाह में काम करते हैं, क्योंकि नौकरी छोड़ जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा, इसलिए मन सोचकर वे नौकरी करते हैं और यह सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, परंतु उसमें भी उन्हें तनख्वाह कम ही मिलती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। मुझे ये एहसास हो गया था कि ये ज़िंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना साल दोहराया। तो फिर यह समस्या किस तरह सुलझेगी? इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे यह बेशकीमती नज़रिया दिया कि उन्हें अपने कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और उसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ज़िंदगी भर पैसे की तंगी से जूझने वाले थे। यह एक अद्भुत नज़रिया था जिसने मेरी ज़िंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे ये नज़रिया याद दिलाया जिसे मैं पहला सबक कहूँगा। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। मेरे गरीब डैडी ने जो शिक्षा मुझे दी थी, शनिवार की उस खुशनुमा सुबह में उसे बिल्कुल अलग नज़रिया सीख रहा था। जो 9 साल की उम्र में यह समझ गया कि दोनों ही डैडी चाहते हैं कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। फ़र्क सिर्फ उतना है कि दोनों की सुझाए विषय अलग अलग थे। मेरी पढ़ी लिखी डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके। और यह अच्छी तरह देख लो कि इसमें बहुत से दूसरे लाभ हो। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं यह सीखूं कि पैसे कैसे काम करता है, ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूं। यह सबक मुझे जीवन भर उनके मार्गदर्शन में सीखना था, न कि किसी क्लासरूम में। मेरे अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूँ कि 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं होते तो तुम ऐसा खुशी करते रहते हो। मैं तुमसे साफ कह देता हूँ कि तुम्हें नहीं सिखा सकता। ये जान लो कि यह जो मैं ऊर्जा, प्रबल भावना और ज़बरदस्त इच्छा की ज़रूरत होती है, गुस्से उस फार्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
क्योंकि प्रबल भावना में गुस्से और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसलिए प्रबल भावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती। उन्हें यह राह दिखता है उनका डर, तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ क्योंकि मैं उनकी तनख्वाह उतनी नहीं देता जितनी उन्हें अगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं, डरते हैं वे, मैं नहीं। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए? मैंने पूछा। मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ज़्यादा पैसे मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सा पैसा कमाते हैं फिर भी वे अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही, अम्मी डैडी ने मुस्कुराकर कहा। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, जो उन्हें मिल गई। परंतु उनके पास आज भी पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए कि क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ नहीं सीखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं और आप नहीं करते। मैंने पूछा, नहीं, सच पूछा जाए कि नहीं? अम्मी डैडी ने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीख जाते हो तो स्कूल में ही रहो। यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई नहीं। कि परंतु अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो मैं यह तुम्हें सिखा सकता हूँ, परंतु तभी जब तुम यह सीखना चाहो। क्या हर कोई यह नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अम्मी डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है, खासकर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल भावना में डर हो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने त्यों आरिया चढ़ाकर कहा, उसकी चिंता फिलहाल मत करो। अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज़्यादातर लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। अपने बिलों का भुगतान न कर पाने का डर, नौकरी से निकाल दिया जाएगा इस बात का डर, पर्याप्त पैसा न होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर। ये किसी व्यवसाय को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज़्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर से अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नज़र में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग विषय है? मैंने पूछा। बिल्कुल, अम्मी डैडी ने जवाब दिया। बिल्कुल। शनिवार की उस खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्त उस समय लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू कर रहे होंगे, पर किसी वजह से मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया। मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा जो मेरे दोस्त स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार? अम्मी डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत निकाल कर कहा। मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे भी सिखाया है। अम्मी डैडी ने कहा, 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका था कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। हमने अपने पिछले महीनों को 50 सालों में गुणा कर लो और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी किस तरह गुजरती है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा, जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतज़ार कर रहे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? एक बार नौकरी के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़ाने के लिए। भयानक। मैंने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्प चुनते हो तो ज़्यादातर लोगों के लिए ज़िंदगी का मतलब यही होता है। अम्मी डैडी ने कहा। और तुम्हें तब कैसा लग रहा था जब मिसेज मार्टिन ने तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के काम के लिए 3 सिक्के थमाए थे? मुझे लगा था कि यह काफ़ी नहीं है। मुझे लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है। मैं निराश हुआ था। मैंने कहा, और यही ज़्यादातर कर्मचारियों को लगता है कि जब वे अपनी तनख्वाह के चेक को देखते हैं तो खासकर तब जब उससे टैक्स और बाकी कटौतियाँ भी कर ली जाती है। कम से कम तुम्हें तो पूरी तनख्वाह मिलती थी, उन्हें तो पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती। आपका मतलब ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती? मैं हैरान था। नहीं, अम्मी डैडी ने कहा, सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स? अम्मी डैडी ने कहा, जब आप कमाते हो तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हो तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप
मर जाते तो आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते। तो अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा, परंतु गरीब और मध्य वर्गीय लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हारी डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, परंतु वे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं। यह कैसे संभव है? मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़े को समझ नहीं पा रहा था। कोई आदमी सरकार को ऐसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं सुनूं, न कि उनसे फालतू के सवाल करूं। आखिर मैं शांत हो गया। मैंने सुना था और मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने जानता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते थे, परंतु दरअसल इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कर पाते थे। क्या ज़िंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखते हुए अपने कुर्सियों में धीमे धीमे और खामोशी से हिलने लगे। सीखने के लिए तैयार? उन्होंने पूछा। मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। ऐसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैंने पैसे से अपने के लिए काम कैसे करवाया जाए, यह ज़िंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज़्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और पहले से ही जानते हैं कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी। और इसी वजह यह मैं जितना ज़्यादा जान लेता हूँ उससे भी ज़्यादा जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। ज़्यादातर लोग इसी विषय को कभी नहीं पढ़ते। वे नौकरी पर जाते हैं, वेतन कर लेते हैं और अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्याएं क्यों हैं। फिर वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधी शिक्षा या ज्ञान की है। तो मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसीलिए क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं है। उन्हें विचलित होकर पूछा। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए? टैक्स तो उस शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। आज तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं। ज़्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती। वे स्कूल जाना चाहते हैं और कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है। तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख ले तो उनके सामने ये समस्या कभी नहीं आती। तो तुम में अब भी सीखने की जानने की जिज्ञासा है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने हामी में सिर हिलाया। अच्छा, अमीर डैडी ने कहा, अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैं हैरान होकर पूछा। तुमने ये सुना है, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, परंतु इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुम्ही ने तो कहा कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। मुझे अपने सुने हुए शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली। वह पहले से भी काम कर रहा है, मुफ्त में डिब्बों की सफाई कर रहा है और उन्हें करीने से जमा करा रहा है। अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जुट जाओ। यह ठीक नहीं, मैं चिल्लाया। आपको कुछ न कुछ तनख्वाह तो देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को भी अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं 2 महिलाओं और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। ये लोग पैसे के लिए काम करते और उन्हें डरते कि उन्हें नौकरी से निकाल दूं। या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसे से बहुत कमाते हैं परंतु गले तक कर्ज में डूब रहे हैं। शायद उन्हें यह उम्मीद रहती है कि ज़्यादा पैसा से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो कि मैं एक बार फिर 10 सेट के अपने पुराने वादे पर लौटने के लिए तैयार हूँ, या तुम वह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो कि तनख्वाह बहुत कम है और तुम यह नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी तलाश शुरू कर दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी। इसका इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तुम मुझे जल्द ही इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहाँ यह सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा है। मैं यहाँ अपनी तनख्वाह बढ़वाने आया था और
अब मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है। अम्मी डैडी ने एक बार फिर से अपनी उंगली को सिर पर रखा और कहा, इसका इस्तेमाल करो, अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। सबक एक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि मैं अब मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह समझ में नहीं आता। मैं उन्हें इसकी वजह ठीक से इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था। अगले 3 हफ्ते माइक और 3 घंटे तक हर शनिवार को काम करते थे। मुफ्त में काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुजरने के साथ साथ ये ज़्यादा आसान होता जा रहा था। मुझे अफसोस था कि मैं अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का अब मैं उनका मज़ा नहीं ले सकता। तीसरे हफ्ते दोपहर में अम्मी डैडी आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेज मार्टिन को गले लगाकर अभिवादन किया। स्टोर में क्या चल रहा है यह जानने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए, उसमें 2 आइसक्रीम निकाली और उनका दाम चुकाया और इसके बाद मेरी और माई की तरफ इशारा करते हुए चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चकमा दिया और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे जहाँ कुछ स्वयंसेवक संगठन सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। टूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसे चल रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमति से सिर हिलाया। कुछ और सीखा? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर को ना में एक साथ हिलाया। जिंदगी की सबसे बड़ी जाल से बचना। अच्छा यह होगा कि तुम बचपन से ही यह सोचना शुरू कर दो, तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आज़ादी और सुरक्षा भरी ज़िंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेज मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज़्यादातर लोगों की तरह ही बन पाओगे। वे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, परंतु उसके बदलने में उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है। वे नौकरी की शिक्षा के मुँह में फंसे रहते हैं, हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियां और 45 साल तक काम करते हैं। रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते हुए रहते हैं। अगर इस तरह की ज़िंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर सकता हूँ। परंतु ये लोग अच्छे लोग हैं और मेहनती भी हैं, फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मैंने पूछा। अम्मी डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेज मार्टिन ने मेरे लिए माँ जैसी और मैं इतना कठोर क्यों नहीं हो सकता उनका मजाक उड़ाऊं? यह कठोर लगता ज़रूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थिति स्पष्ट करना चाहता था और वह भी आसान शब्दों में। मैं तुम्हारे नज़रिए को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि तुम कुछ आगे भी देख लो, दूर तक देख सको। ज़्यादातर लोगों को आगे देखने का फ़ायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज़्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए वे उससे देखना ही नहीं पाते। माइक और मैं वहाँ सोचते हुए बैठे रहे क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से नहीं समझ सके थे। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी, परंतु हम ये भी जानते थे कि हमें कुछ सिखाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। मुस्कुराहट के साथ अम्मी डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट प्रति घंटे का ऑफर अच्छा नहीं लगा? क्या इससे दिल की धड़कन तेज़ नहीं हुई? मैंने अपना सिर ना में हिलाया, जबकि असल में ऐसा ही हुआ था कि 1 घंटे काम के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे के $1 दूंगा, अम्मी डैडी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अब मेरा दिल तूफान मेल की तरह और दौड़ रहा था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि इसकी बात मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था परंतु फिर भी मैं चुप रहा। अच्छा, $2 प्रति घंटे? मुझे ऐसा लग रहा जैसे मेरे छोटे भाई ने 9 साल पहले पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। 1956 में $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतना सारा पैसा कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं ही कहना चाहता था कि मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल दिख रही थी, नए बेसबॉल के ग्लव्स दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्त की जलन और तारीफ भी मुझे साफ दिख रही थी। सबसे बड़ी बात जो यह थी कि जिम्मी और उसके मेरे दोस्त मुझे भी कभी गरीब नहीं कह सकते थे परंतु किसी वजह से मैं खामोश खड़ा रहा। मैं हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से उसका फ्यूज उड़ गया हो, परंतु मन ही मन
मैं $2 प्रति घंटे का ऑफर मानने के लिए बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी मेरे हाथ पर बह रही थी। इस आइसक्रीम की डंडी खाली थी और इसके नीचे वेनिला और चॉकलेट के टुकड़े थे जिसके मज़े चींटियों ले रहे थे। अम्मी डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे जो आंखें फाड़कर और खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था कि हमारी परीक्षा ले रहे हैं और वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफ़र को मानने के लिए बेताब हो रहा था। वह जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चय होता है जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की परीक्षा ली थी। जब वे नौकरी मांगने के लिए आए 2 लोगों का इंटरव्यू लेते तो वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। अच्छा, $5 प्रति घंटे। अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ था जो बदल गया था। ऑफर बहुत ही बड़ा था और मुक्तापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिने चुने वयस्कों को $5 प्रति घंटे से ज़्यादा मिलता होगा। लालच खत्म हो गया था, इसकी जगह शांति ले रही थी। धीमे से मैं अपनी बाईं तरफ खड़े माई की तरफ मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद था वह खामोश हो चुका था। मेरा वह हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वह आगे जा चुका था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर वे इस युद्ध में शांति और विश्वास जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच चुका होगा। अच्छा, अम्मी डैडी ने धीमे से कहा, ज़्यादातर लोग एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में 2 भावनाएं होती है, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद हम अपने तनख्वाह मिलती है, हमें लालच या इच्छा की भावना जग जाती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीज़ों के बारे में सोचने मजबूर हो जाते हैं जो उन्हें पैसों से खरीदी जा सकती है। इस तरह हमारी ज़िंदगी पर एक पैटर्न बन जाता है। किस तरह का पैटर्न, मैंने पूछा। सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने। लोगों की ज़िंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं 2 भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज़्यादा पैसा दे तो वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माइक ने कहा। हाँ, मेरे डैडी ने धीमे से कहा, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और वह रास्ता क्या है? माइक ने पूछा। उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लोगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इसी कारण मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया। इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए। माइक ने कहा, हम लोग मेहनत से काम करते करते थक जाते हैं, खासकर तब जब इसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पहला कदम तो ये है कि तुम लोग सच बोलो, अम्मी डैडी ने कहा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने अब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि सच्ची बात कह देनी चाहिए, अम्मी डैडी ने जवाब दिया। किस बारे में? मैंने पूछा। इसके बारे में कि तुम लोग पैसा कैसा लग रहा है। कि अम्मी डैडी ने क्या कहा, तुम्हें ये किसी और ने कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। आपके कहने का मतलब ये है कि इस पार्क में मौजूद लोग आपके लिए काम करने वाले लोग हैं। मिसेज मार्टिन, ये सब लोग ऐसा नहीं करते। मुझे ऐसा ही लगता है, अम्मी डैडी ने कहा। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय ये लोग सिर्फ प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इस दौरान वे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं। अम्मी डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी, इच्छा और लालच की भावनाएं जाग जाती हैं। वे एक बार फिर से दिमाग से सोचने के बजाय दिल से काम करने लगते हैं। तो वे दिल से यानी अपनी भावनाओं से सोचते हैं। माइक ने कहा, बिल्कुल ठीक। अम्मी डैडी ने कहा। वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावना से काम करते हैं, दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है कि वे नौकरी करने जाते हैं तो आशा करते हैं कि ज़्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। कि वही पुराना डर उन्हें फिर से जो सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को
कम कर देगा, परंतु ऐसा नहीं होता। डर के ही कारण वे नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा, परंतु हर रोज़ जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी में गुजरती है। इसलिए वे उठते हैं, काम पर जाते हैं और ये आशा करते हैं कि तनख्वाह चेक से उनके दिल को कुतरने वाले इस डर को वे मौत के घाट उतार देंगे। ये सच बात यह है कि पैसा उनकी ज़िंदगी को चला रहा है, परंतु वे इसके बारे में कभी नहीं बोलते। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया, उनकी आत्माओं पर भी। यह कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थी, परंतु हम उनका मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। मुझे अक्सर यह हैरानी होती है कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मज़ा नहीं आता और वे कभी खुश नहीं दिखते थे। फिर क्या वजह थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती है। जब मम्मी डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते हैं हमने उतना समझ लिया, उन्होंने आगे कहा, मैं यह चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ कि मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बन सिखाना नहीं, क्योंकि अमीर बनने में समस्या नहीं सुलझेगी, अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। मैंने आश्चर्य से पूछा, बिल्कुल सही। मुझे दूसरी भावना इसके बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुखद और रोमांचक चीज़ की इच्छा रखें। लोग इसकी बजाय इच्छा की बजाय पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है, परंतु पैसा जो सुखी देता है वह अक्सर पल भर भी होती है और उन्हें ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा आराम, ज़्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा, परंतु पैसा यह काम कम नहीं कर सकता। अमीर होने के बाद भी? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं, अमीर डैडी ने कहा। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण ही नहीं बल्कि डर के कारण ही अमीर होते हैं। वे सचमुच बहुत सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसे न होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है। इसलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता लगता है कि उनका डर और बढ़ गया है और उन्हें इसके खोने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ कि जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, परंतु वे आज उससे भी ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं जितने वे अपनी गरीबी के दिनों में थे। उन्हें इस बात का डर था कि अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे, अमीर बनने के बाद भी और भी बढ़ गए हैं। दरअसल उनकी आत्मा का कमज़ोर और ज़रूरतमंद हिसाब और तेज़ी से चीख रहा है। वे अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और उस ऐशो आराम की ज़िंदगी को नहीं खोना चाहते जो पैसों से खरीदी गई है। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए हैं तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग उन्हें न्यूरोटिक और कुंठित हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं, उनके पास पहले से ज़्यादा पैसा है, तो क्या गरीब आदमी ज़्यादा सुखी होता है? मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होता, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। उसी समय कस्बे का एक पागल हमारी मेज़ के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ तो ढूंढने लगा। पर्स में $1 निकला और उस पागल बूढ़ी को पास आने का इशारा किया। पैसे देखते ही वह तत्काल चला गया और उसने पैसे लिए और अमीर डैडी को ढेर सी दुआएं दी और अपने किस्मत पर खुश होकर वह जल्दी से चला गया। इसमें और मेरे ज़्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर है, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं, अरे मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज़ 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। यह तो सच्चाई को नकारना है। अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं है तो वे नौकरी
पर क्यों जाते हैं। इसी तरह का चिंतन, पागलपन चिंतन, उसकी कंजूसी भरे चिंतन से भी ज़्यादा पागलपन का, जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मार के बैठा था। जब मैं वहाँ अपने अम्मी डैडी की बात सुन रहा था तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार यह कह चुके थे कि मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है। वे ऐसा अक्सर कहा करते थे। वे खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे कि मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की भावनाएं पूरी तरह से न निकल जाएं। नहीं उसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। अम्मी डैडी ने कहा, भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान, इन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब है चलायमान ऊर्जा। अपनी भावना के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, न कि अपने विरोध में। माइक ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई तो इसके बारे में चिंता मत करो। आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा। अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका विश्लेषण करने की कोशिश करो। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। आपकी भावनाओं तो आपकी रहेंगी ही, परंतु आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए बनाया गया है। क्या आप मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हो? मैंने पूछा। क्यों नहीं, अम्मी डैडी ने जवाब दिया। जब कोई आदमी कहता है कि मुझे नौकरी खोजने की ज़रूरत है तो इस बात की बहुत संभावना है कि आप उसकी भावना फैसला कर रही है। इस विचार का असली कारण है पैसा न होने का डर। परंतु अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है। मैंने कहा, बिल्कुल पड़ती है। अम्मी डैडी मुस्कुराए। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण उनके मन में ये विचार आता है। मैं समझ नहीं पाया। माइक ने कहा। अम्मी डैडी ने कहा, अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए ताकि कुछ रुपये के सहारे उस डर के मार दिया जाए। इसके बजाय आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है? मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता, खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी ज़िंदगी को देखते हैं। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। परंतु मेरे डैडी हमेशा कहा करते हैं कि स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल सके। मैंने हड़बड़ी में बोल ही दिया, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। अम्मी डैडी ने मुस्कुरा कर कहा, ज़्यादातर लोग ऐसी ही सलाह देते हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए एक अच्छा विचार होता है, परंतु लोगों की इस सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है। आपका यह मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं? हाँ, अम्मी डैडी ने कहा, वे घबराए हुए हैं। शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा भला चाहेंगे, और मैं सोचता हूँ कि उनका डर सही भी है। शिक्षा और नौकरी महत्वपूर्ण है, परंतु इससे डर का इलाज नहीं होगा। वही डर जो उन्हें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के प्रेरित करता है, उसी डर के कारण वे तुम्हारे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं। तो आपकी सलाह क्या है? मैंने पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पाना सिखाऊं। पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकाल जाना चाहिए और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अगर तुम इसे नहीं सीखोगे तो तुम पैसों के गुलाम बन जाओगे। अब उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थी कि हमारे विचारों को ज़्यादा व्यापक बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जो मिसेज मार्टिन नहीं देख सकती, उनके कर्मचारी नहीं देख सकते या मेरे डैडी तक नहीं देख सकते, वह देखने की योग्यता हमें आ जाए। उन्होंने जो उदाहरण दिए उस समय कठोर ज़रूर लग रहे थे लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। मेरा नज़रिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था कि जब मैं उस जाल में देख सकता था कि ज़्यादातर लोगों के सामने बिछा होता है। देखो, आखिरकार हम सभी लोग कर्मचारी हैं, हमें केवल अलग अलग स्तरों पर काम करते हैं। मेरे डैडी ने कहा, मैं तुम लोगों से बस यही चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो और लालच, इन दो फंदों से बंधने वाले जाल से इनका इस्तेमाल
अपने समर्थन में करो, अपने विरोध में नहीं। मैं तुम लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ कि तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए। उससे डर या लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी तनख्वाह पाने वाली गुलाम ही रहोगे। तो हम किस तरह इस जाल से बच सकते हैं? मैंने पूछा। गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होता है, न कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर लोग। यह खुद का ओढ़ा हुआ डर का अज्ञान होता है जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखता है। इसलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं तुम लोगों को यह ज़रूर सिखाऊंगा कि इस जाल से कैसे बचा जा सकता है। पहले के टुकड़े अब सामने आ चुके थे कि मेरे पढ़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थी और एक बढ़िया करियर भी था, परंतु स्कूल में उन्हें यह कभी नहीं सिखाया कि धन या अपने डर को किस तरह से काबू में रखा जाए। अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं अपने दोनों डैडियों से अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण बातें सीख सकता हूँ। तो आप पैसा न होने के डर के बारे में बात कर रहे थे। पैसे की इच्छा किस तरह हमारी सोच पर असर डालती है? माइक ने पूछा। तुम्हें अब कैसे महसूस हुआ कि जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया था तो तब तुमने ये देखा कि तुम्हारी इच्छाएं किस तरह बढ़ रही थी? हमने अपने सिर पर हिलाकर हामी भरी, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी और इस कारण तुम लोगों ने जल्दीबाजी में काम नहीं लिया। इसे तुम्हें सोचने का वक्त नहीं मिला। यह सबसे महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा डर और लालच की भावनाएं रहेंगी। इसी क्षण से तुम लोगों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो और लंबे समय तक कुछ ऐसा करो कि अपनी भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो और इस तरह अपने विचारों को दूषित मत होने दो। ज़्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। यज्ञ की शुरुआत होती है डर और इच्छा की भावनाओं के कारण ही। ज़्यादातर लोग तनख्वाह की चेक, तनख्वाह में बढ़ोतरी और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते भागते अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। असल में वे ये सोचते ही नहीं कि भावनाओं के आधार पर बने हुए विचार उन्हें किस तरफ ले जा रहे हैं। यह तो वही बात होगी जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रहता है, वो उसकी नाक के ठीक सामने होती है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है और परंतु गधा तो लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसका पीछा करने लगेगा। आपके कहने का मतलब है कि जिस समय मैंने नए बेसबॉल ग्लव्स, कैंडी और खिलौने के सपने देखना शुरू किया, उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह हो गई जो मेरे गाजर के पीछे भागता हूँ। माइक ने पूछा। ही और उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज़्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्तों पर रोब झाड़ने के लिए एक नई कार, एक नाव और एक आलीशान घर। अम्मी डैडी ने मुस्कुराकर कहा। डर आपको दरवाजे से बाहर धक्का देता है, इच्छा आपको अंदर बुलाती है, आपको चट्टानों की तरफ ललचाती है। यही बात है। तो इसकी काट क्या है? माइक ने पूछा। डर और इसका ज्ञान इच्छा की वजह से बढ़ते हैं। इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। धन ही गाजर है, भ्रम है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता है तो शायद वह गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचता। अम्मी डैडी ने आगे यह समझाया कि आदमी की ज़िंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी ज़िंदगी में ज्ञान घुस जाता है। यह संघर्ष हर पल होता है। इसलिए हमें यह फैसला करना है कि सीखने के लिए हम अपने दिमाग को खुला रखा जाए, इसे बंद कर दिया जाए। देखो, स्कूल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहाँ कोई कला या व्यवसाय सीख सके और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सके। हर समाज में शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिकों, कलाकारों, रसोइयों, व्यवसायियों, लोगों, पुलिस अफसरों, दमकल कर्मियों और सिपाहियों की ज़रूरत होती है। स्कूल उन्हें ये सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज विकसित हो सके, हमारी संस्कृति समृद्ध हो सके। अम्मी डैडी ने कहा। दुर्भाग्य से कई लोगों के लिए स्कूल शिक्षा का अंत होता है, शुरुआत नहीं। एक लंबी खामोशी छाई रही। अम्मी डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने
जो कहा था वह मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, परंतु ज़्यादातर महान शिक्षकों के शब्द सालों तक हमें सिखाते रहते। उनके शब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ हैं। मैं आज थोड़ा निर्मम हुआ, अम्मी डैडी ने कहा। एक वजह से निर्मम हुआ, मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की यह चर्चा हमेशा याद रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसेज मार्टिन के बारे में सोचो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस गधे के बारे में सोचो। इन्हें कभी मत भूलना। अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू में नहीं किया तो डर और लालच की तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसा सकती है। अपनी ज़िंदगी को डरते डरते गुजारना अपने इस सपनों को पूरा करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी हुई गई चीज़ें सुख दे सकती है। बिल चुकाने के डर से घबराकर आधी रात को जागना जीना का भयानक तरीका है। तनख्वाह के हिसाब से ज़िंदगी जीना भी कोई जीना है। यह सोचना कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा का एहसास दे सकती है तो खुद से झूठ बोलना यह निर्ममता है। और यही बात जाल है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैंने देखा कि पैसा किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों में चलाता है। ऐसा अपने साथ मत होने दो। भगवान के लिए पैसे को अपनी ज़िंदगी मत चलाने देना। हमारी मेज़ के नीचे सॉफ्टबॉल आ गई। अम्मी डैडी ने उसे उठाया और वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक है, मैंने पूछा। यह पैसे का अज्ञान ही है जिसकी वजह से इतना लालच और इतना डर पैदा होता है। अम्मी डैडी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज़्यादा खुशी देखना चाहता है अपनी फीस बढ़ा लेता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक के लिए महंगी होती जाती है। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज़्यादा बुरा होता है। अब चूँकि डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी इसलिए वकील भी अपनी फ़ीस बढ़ा देते हैं। चूँकि वकीलों ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला अंत काल तक यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना भयानक अंतर आ जाएगी, पार्ले आ जाएगा कि एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। महान सभ्यताएं तभी धराशायी हुई है और जब अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज़्यादा हो गया। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है कि इससे यह साबित होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आप क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते, हम केवल ऐतिहासिक तारीखें और नाम पढ़ते हैं, उनके सबक को भूल जाते हैं। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, मैंने पूछा। अच्छी तरह से चल रही सरकार और नहीं निश्चित समाज में तो नहीं। कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांत में ही हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुई है, लालच और डर के कारण बढ़ती है। अगर स्कूलों में धन के बारे में सिखाया जाए तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है और बाजार की कीमतों में कम होती है। परंतु स्कूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता। परंतु हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी है। माइक ने पूछा, क्या आप मुझे अपने मास्टर्स की डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे? हाँ ही अम्मी डैडी ने कहा, परंतु अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस स्कूल ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं जो परिष्कृत बिन काउंटर्स होते हैं। ईश्वर ही मालिक है। जब कोई भी काउंटर बिजनेस संभाले, ये सिर्फ संख्या को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिजनेस का गला घोंट देते हैं। मैं जानता हूँ कि क्योंकि मैं बिन काउंटर्स से काम लेता हूँ, वे सिर्फ उतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और कीमत कैसे बढ़ाई जाए, जिससे बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती है। बिन काउंटिंग भी महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, परंतु यह भी पूरी तरह नहीं जानती। अमीर डैडी ने गुस्से से कहा, तो फिर क्या इसका कोई हल है? माइक ने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के भाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोग मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गए तो तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था कि तुमसे उम्मीद की जा सकती है कि जब मैंने कुछ तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह का लालच दिया तब तुमने एक बार फिर भावना की बात नहीं मानी। तुम ताकतवर भावना के बावजूद सोचना सीख रहे हो। यह
पहला कदम था। यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों? मैंने पूछा। क्या तुम अपने आप जान जाओगे? अगर तुम सीखना ही चाहते हो तो मैं तुम लोगों को वायर पेंच ले जाऊंगा। यह वह जगह है जिसे हम लोग बचते हैं, और तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहाँ जाने से ज़्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे मन से पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा। इसके बजाय तुम यह सीखोगे कि पैसे से कैसे काम किया जा सकता है। और अगर हम आपको साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार हो जाते तो क्या हमें क्या मिलेगा? मैंने पूछा। वही जो वायर रेबिट को मिला था, अमीर डैडी ने कहा। टार बेबी से आज़ादी। क्या हो ऐसा कोई ब्रायर पैच होता है? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। डर और लालच ही ब्रायर पैच है। अपने डर से पीछा छुड़ाकर, अपने लालच का सामना करके, अपनी कमज़ोरी और ज़रूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है। सही विचारों को चुनने से माइक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, इस विचार को चुनकर हम क्या सोचेंगे, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार प्रतिक्रिया करते रहें। सुबह उठने और काम पर जाने की से आपकी समस्याएं नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा न होने पर डर आपको सताता रहेगा। सोचने से आपको खुद से एक सवाल पूछने का समय मिलता है। इस तरह का सवाल, क्या? इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान और ज़्यादा मेहनत करना है। ज़्यादातर लोग इतनी बुरी तरह घबराए होते हैं कि वे खुद अपने आप को असली बात नहीं बताते कि डर हावी हो रहा है, और नतीजा ये निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते। इसके बजाय दरवाजे से वे बाहर दौड़ लगा लेते हैं। टार वे भी हावी हो जाती है। अपने विचार चुनने से मेरा यही मानना था कि हम ऐसा किस तरह करेंगे? माइक ने पूछा। यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास चुकाने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए, ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको। जैसे अमीर सुबह की कॉफ़ी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। मैंने तुम में से जो पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समस्या होती है, और थोड़े समय की होती है। यह समस्या होती है महीनों के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी टार बेबी। अब पैसा उनकी ज़िंदगी चलाता है, या मैं यह कह दूं कि पैसे को लेकर उनका डर और अज्ञान उनकी ज़िंदगी चलाते हैं। तो वे वही करते हैं उनके माँ बाप ने किया था। सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोच सके क्या कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त से वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फ़र्क होता है? माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने जवाब दिया। मैं इस तरह के जुमले अक्सर सुनता हूँ। हर आदमी को काम करना पड़ता है, या अमीर लोग शोषक होते हैं और मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा। मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते। मैं इस तरह नौकरी को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह सुरक्षित है। इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए, क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा है? इस तरह भावना पर आधारित हमारे विचारों की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ है। यह जानना कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है, कि कब दिमाग से किसके शब्दों में भावनाएं छुपी हो और किसके शब्दों में विचार। यह एक ऐसा सबक था जो ज़िंदगी भर मेरे काम आया, ख़ास तौर पर तब जब मैं अपने दिल से यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था कि अपने विचारों का दिमाग से। जब हम स्टोर की तरफ वापस मुड़े तो अमीर डैडी ने यह कहा कि अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि 5 सेंट के शीशे के सिक्के डालते समय जब माइक और मैं सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि हमारे लिए ऐसा करना गैर कानूनी था। सरकार और बैंकों के लिए ऐसा करना कानूनी था, परंतु हमारे लिए नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि पैसा कानूनी और गैर कानूनी दोनों ही तरीक़ों से कमाया जा सकता है। अमीर
के बाद में हमें यह समझाया गया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम है जो हकीकत में गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। धन के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा होता है, उसकी वजह से यह अरबों खरबों लोग यह सोचते रहते हैं कि धन असली चीज़ है। धन दरअसल यह मायाजाल है। जनता के ज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है। सच कहा जाए कि गधे की गाजर धन से ज़्यादा कीमती है। उन्होंने कहा। उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में बात की। ये बताया कि हर डॉलर का नोट असल में चांदी का प्रमाण पत्र है। उन्हें इस अफवाह से चिंता हो रही है कि किसी दिन हम गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के प्रमाण पत्र नहीं रहेंगे। जब ऐसा होगा बच्चों को कयामत आ जाएगी। गरीब, मध्यवर्गीय और नासमझ लोगों की ज़िंदगी इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे यह भरोसा करते रहेंगे कि धन ये असली चीज़ है और वे जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वह कंपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी। उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही है, परंतु सालों बाद जाकर मुझे यह समझ में आया कि ये बड़े पत्ते की बात है। ये देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की ज़रूरत को भूल जाओ कि तुम्हारी आगे की ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो और जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीक़ों से तुम इस नौकरी से ज़्यादा कमा लोगे। तुम ऐसी चीज़ें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। मौका उनकी नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग इन मौक़ों को कभी नहीं देख पाते। इसी कारण यह है कि पैसे और सुरक्षा ढूंढते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलते हैं कि जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे उसके बाद तुम ज़िंदगी भर मौका भांप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान से समझ लो ताकि तुम ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। वह टार भी तुम्हें कभी नहीं छू पाएगी। माइक और मैं स्टोर से अपनी चीज़ें उठाई और मिसेज मार्टिन ने गुड बाय कहा। हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहाँ से घंटों तक सोचते रहे, बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते हुए बातें करते हुए बिताया। 2 हफ्ते तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे, मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में मिसेज मार्टिन ने दोबारा गुड बाय कर रहा था और कॉमिक्स बुक्स स्टैंड को ललचाई नज़र से देख रहा था। सारे शनिवार 30 सेंट न मिलने में सबसे दुखद बात यही थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अचानक जब मिसेज मार्टिन मुझे और माइक गुड बाय कर रही थी, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते देखा जो इसके पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब मैंने इसके पहले उन्हें ऐसा करते देखा था तो पर उस पर ध्यान नहीं दिया था। मिसेज मार्टिन को कॉमिक्स के पहले पेज को आधा काटा और उसे संभालकर अपने पास रख लिया। बाकी की पुस्तकों उन एक बड़े भूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि इस कॉमिक्स का क्या करती हो तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फेंक देती हूँ। जब वह नई कॉमिक्स लाता है तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ। वह 1 घंटे में आने ही वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। जल्द ही वह डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती है। इस पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती है अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं और अगर आप यह वादा करें कि आप उन्हें दोबारा नहीं बेचेंगे। हमारी पार्टनरशिप एक बार फिर कायम हो गई थी। माइक की मम्मी ने बेसमेंट में हमें एक खाली कमरा दे दिया जो उन्हें किसी काम नहीं आता था। हमने उसकी सफाई करके उसमें सैकड़ों कॉमिक्स जमा कर ली। जल्द ही हमारी कॉमिक्स लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी गई। माइक की छोटी बहन को पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए हमने उसे अपना लाइब्रेरियन बना दिया। लाइब्रेरी मानने और कॉमिक्स पढ़ने के लिए वह हर बच्चे से 10 सेट लेते थे। स्कूल ख़त्म होने के बाद दोपहर 2:30 से 4:30 तक लाइब्रेरी खुलती थी। पड़ोस के बहुत से बच्चे इसके ग्राहक बन गए थे। वे जितनी कॉमिक्स पढ़ना चाहते थे वे 2 घंटे में पढ़ सकते थे। यह उनके लिए बहुत बढ़िया सौदा था क्योंकि ये कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट होती थी और 2 घंटे में वह 5 या 6 कॉमिक्स पढ़ लेते थे। माइक की बहन
लौटते समय बच्चों की तलाशी लेती थी और यह देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कॉमिक्स छुपा कर तो नहीं ले जा रहे हैं। वह इस बात का रिकॉर्ड भी रखते थे कि हर रोज़ कितने बच्चे आए, उनका नाम क्या था और उनके सुझाव क्या थे। माइक और मुझे 3 महीने तक हर हफ्ते $9.5 का औसत लाभ हुआ। हमने उसकी बहन को हर हफ्ते $1 का भुगतान किया और उसे मुफ्त में कॉमिक्स पढ़ने का फ़ायदा भी दिया। हालांकि वह कॉमिक्स कभी कभार ही पढ़ते थे क्योंकि वह हमेशा अपनी पढ़ाई में लगी रहते थे। माइक और मैं समझौते के मुताबिक हर शनिवार के स्टोर में काम करते रहे। साथ ही हम अलग अलग दुकानों में कॉमिक्स इकट्ठे करते रहे। हमने वादे के मुताबिक कॉमिक्स नहीं बेची। जब कोई कॉमिक्स फट जाती तो हम उसे जला देते थे। हमने इसकी एक शाखा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन हमें माइक की बहन की तरह एक मेहनती और भरोसेमंद लाइब्रेरियन नहीं मिला। बहुत कम उम्र में ही हमने यह जान लिया कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है। लाइब्रेरी खुलने के 3 महीने बाद हमारे लाइब्रेरी में एक समस्या आ गई। दूसरे मोहल्ले के कुछ गुंडे अंदर घुस गए और उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। माइक के डैडी ने सुझाव दिया कि हम अपना यह कारोबार बंद कर दें। तो इस तरह हमारा कॉमिक्स का धंधा बंद हो गया और हमने कन्वीनियंस स्टोर पर हर शनिवार काम करना भी बंद कर दिया। फिर भी हमें डैडी रोमांचित थे क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थी जो हमें सिखाना चाहते थे कि वे खुश थे क्योंकि हमने उनके पहले सबक को इतनी अच्छी तरह सीख लिया कि हमने भी यह भी सीख लिया कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। स्टोर में नौकरी के बदले में पैसे नहीं मिलता था, इसलिए हमें मजबूरन अपनी कल्पना शक्ति पर जोर डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सके। कॉमिक्स लाइब्रेरी हमारा अपना व्यवसाय था। हमारा धन हमारे काबू में था और हम किसी मालिक के मोहताज नहीं थे। इसमें सबसे अच्छी बात यह भी है कि हमारे व्यवसाय में हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वहाँ समय मौजूद नहीं होते थे। उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता था। ज़्यादा धन का देने के बजाय अम्मी डैडी ने इतनी बढ़िया नसीहत दे दी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।